ठंड में गरीब ससुराल आई अमीर बहू। सुबह के 9 बज गए हैं और ये लड़की अभी तक सो रही है। अंकिता, चल उठ जा बेटा, कॉलेज नहीं जाना क्या तुझे? अभी तो 8 ही बजे हैं, ऊपर से ये ठंड में बिस्तर से उठने का मन ही नहीं करता। अंकिता मैडम जी, जरा आंखें खोलकर अपनी घड़ी की तरफ देख लीजिए, 9 बज चुके हैं। क्या? अरे सच में 9 बज गए। माँ, आपने मुझे पहले क्यों नहीं उठाया? 4 बार तुझे उठाकर चली गई, अब तू उठी नहीं तो इसमें मेरी क्या गलती? आज तो मैं गई। चल अंकिता, जल्दी उठ जा वरना। अंकिता जल्दी से अपने बिस्तर से उठती है और फटाफट तैयार होकर बिना नाश्ता किए ही अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। कॉलेज पहुंचते ही अंकिता भागते हुए अपनी क्लास में जाती है। सॉरी सॉरी सॉरी, आज फिर उठने में लेट होगी, लेकिन आई प्रॉमिस कल से पक्का टाइम पर आऊंगी। ये तुम मुझे इस महीने में 5वीं बार कह रही हो। तुम्हारी वजह से मुझे भी सुबह घर से जल्दी निकलना पड़ता है। तुम्हें पता है, मैंने नाश्ता भी नहीं किया और तुम हो कि मुझे इतना इंतजार करवाती रहती हो। नाश्ता तो मैंने भी नहीं किया है। क्या तुमने नाश्ता नहीं किया? तुम भी ना। चलो अब चलकर दोनों कैंटीन में कुछ खाते हैं। माधव अंकिता कैंटीन में जाते हैं और ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। भैया, मैंने पेमेंट कर दी है, आप चेक कर लीजिएगा। तुम भी सोचती होगी ना कि तुम्हारा कैसा बॉयफ्रेंड है जो हमेशा तुमसे ही खर्च करवाता है, हर जगह तुम्हें ही पेमेंट करनी पड़ती है। मैंने तो तुम्हें आज तक एक छोटा सा गिफ्ट भी लाकर नहीं दिया। तुम और मैं अलग थोड़ी ना हैं। तुम कॉलेज के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करके अपने घर का खर्चा कैसे चला रहे हो ये मैं जानती हूँ, इसलिए तुम टेंशन मत लो। माधव के पिता की मौत बचपन में ही हो गई थी, जिसके चलते माधव को अपनी पढ़ाई करने के साथ साथ एक दुकान पर पार्ट टाइम जॉब करके अपने घर का खर्चा चलाना होता था। जहां माधव एक गरीब परिवार से बिलोंग करता था, वहीं अंकिता शहर के सबसे रईस परिवार की इकलौती बेटी थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी अंकिता माधव से सच्चा प्यार करती थी। लो आ गई आपकी लाडली बेटी, हम तुम्हारी ही बात कर रहे थे। अंकिता बेटा, ये फोटो देखो और बताओ ये लड़का कैसा है। अच्छा है, लेकिन आप इसकी फोटो मुझे क्यों दिखा रहे हैं? तुम्हारे पापा और मैंने मिलकर तुम्हारे लिए ये लड़का पसंद किया है। हम तो इस लड़के को पहले से ही पसंद करते थे और अब तो ये लड़का तुम्हें भी पसंद है। पसंद मतलब यू मीन कि आप मेरी शादी की बात कर रही हैं? मम्मी पापा, आप लोग मुझसे बिना पूछे मेरी शादी ऐसे कैसे तय कर सकते हैं? बेटा, इसलिए तो हमने पहले इस लड़के के बारे में तुमसे पूछा और इसकी तस्वीर दिखाई। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए इससे भी अच्छा लड़का ढूंढ कर लाएंगे। माँ पापा, आप लोगों को मेरे लिए लड़का ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। अंकिता हिचकिचाते हुए अपने माता पिता को अपने और माधव के रिश्ते के बारे में सारी बातें बता देती है। अंकिता, तुम कहीं पागल तो नहीं हो गई हो? तुम उस गरीब माधव से शादी करना चाहती हो? तुम जानती हो ना उसका परिवार कितना गरीब है। अरे तुमने तो आज तक किचन में एक चम्मच भी नहीं उठाई है। तुम्हें पता है जब तुम उससे शादी करोगी तो तुम्हें पूरे घर का सारा काम करना पड़ेगा, चूल्हे पर खाना बनाना पड़ेगा, जमीन पर सोना पड़ेगा। माँ, प्यार में ये सब चीज मायने नहीं रखती। मैंने माधव से सच्चा प्यार किया है और माधव ने मुझसे। अगर मैं किसी से शादी करूंगी तो वो माधव होगा, वरना मैं जिंदगी भर कुंवारी रहूंगी। अच्छा, तो तुमने फैसला कर लिया है तो ठीक है, हमसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। चलो ममता, यहाँ से। अंकिता ये सारी बात जाकर माधव को बता देती है, जिसके बाद माधव अंकिता एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी के बाद भले ही अंकिता का ससुराल उसके मायके की तरह अमीर नहीं था, लेकिन अंकिता को अपने ससुराल में भरपूर प्यार मिलता है। अरे बाप रे बाप, कितना ठंडा पानी है! इतने ठंडे पानी से कैसे नहाऊंगी? मेरे घर में तो हर बाथरूम में गीजर लगा हुआ था, बटन ऑन करते ही गर्म पानी आना शुरू हो जाता था, लेकिन यहाँ तो मुझे ठंडे पानी से ही नहाना होगा। नहीं अंकिता बहू, तुझे ठंडे पानी से नहाने की कोई जरूरत नहीं है। इस कड़ाके की सर्दी में अगर तू ठंडे पानी से नहाएगी तो बीमार पड़ जाएगी। देख, मैंने तेरे लिए चूल्हे पर पहले ही गर्म पानी करने के लिए रख दिया था। जा, इस गर्म पानी को ले जा और नहा ले। अंकिता के ससुराल वाले उसका ध्यान रखने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। ऐसे ही समय गुजरता रहता है। समय गुजरने के साथ ठंड भी बढ़ती रहती है। एक दिन जब सब लोग खाना खा रहे होते हैं, माँ, भाभी को क्या हुआ? सुबह से देख रही हूँ भाभी उल्टी पर उल्टी करी जा रही हैं। इनकी तबीयत खराब है क्या? अरे पगली, तेरी भाभी की तबीयत खराब नहीं है, बल्कि तेरी भाभी तो माँ बनने वाली है। क्या माँ? इसका मतलब कि मैं बुआ बनने वाली हूँ? हाँ बेटा।
अंकिता की गर्भवती होने की खबर से पूरे परिवार में मानो खुशियां ही खुशियां फैल जाती हैं। ये आप क्या कर रही हो भाभी, इतनी ठंड में बर्तन धो रही हो, वो भी बिना गर्म कपड़ों के, ऐसी हालत में? आपको आराम करना चाहिए। देखिए आपकी उंगलियां भी सूज गई हैं। मैं काम नहीं करूंगी तो कौन करेगा? तुम पढ़ाई करती हो और माँ जी की उम्र काम करने की नहीं बल्कि आराम करने की है। तुम फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गर्भवती होने पर भी अंकिता ठंड के मौसम में दिन रात घर के कामों में लगी रहती है। जहां मायके में अंकिता एक सेकंड के लिए भी अपने कंबल से बाहर नहीं निकलती, वहीं अब ससुराल में अंकिता को दिन रात ठंडे पानी में काम करना पड़ता था। माँ, भाभी तो ठंड से कपकपा रही हैं। जा जल्दी से अपनी और मेरी कंबल लिया और भाभी को उड़ा दे। लेकिन माँ जी, फिर आप लोग क्या ओढ़ेंगे? तू हमारी फिक्र मत कर, ऐसी हालत में तेरा ऐसे कपकपाना बिल्कुल ठीक नहीं है। तू आराम कर, मैं तेरे लिए सरसों का तेल गर्म करके लेकर आती हूँ। तेरे हाथ पैरों की मालिश करूंगी तो सूजन भी कम हो जाएगी। अपनी सास की बातें सुन अंकिता मन ही मन बहुत खुश होती है। जिसके बाद रवीना तेल गर्म करके अपनी बहू के पैरों की मालिश करती है, वहीं ईशा अपनी भाभी के हाथों की मालिश करती है और ऐसे ही समय गुजरता रहता है। सुनिए जी, अंकिता की बहुत याद आ रही है, चलिए ना उससे मिलने चलते हैं। याद तो मुझे भी बहुत आ रही है। मैं भी कब से सोच रहा हूँ अपनी बेटी से मिलने की। हम कल सुबह होते ही उससे मिलने उसके ससुराल जाएंगे। अगले दिन होते ही अंकिता के माता पिता अंकिता और उसके ससुराल वालों के लिए बहुत सारा सामान लेते हैं और अपनी महंगी गाड़ी में बैठकर अंकिता के ससुराल पहुंचते हैं। अंकिता जैसे ही अपने माता पिता को देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने माता पिता के गले लग जाती है। पापा, कैसे हैं आप? क्या आप लोगों को मेरी याद नहीं आई? तेरी याद नहीं आती तो क्या हम तुझसे मिलने आते? बैठिए समधन समधी जी। ईशा, जा जल्दी से इनके लिए गर्मा गर्म चाय नाश्ता बना ला। नहीं ईशा, तुम बैठो, मैं माँ पापा के लिए चाय बना कर लाती हूँ। अंकिता चूल्हे के पास जाती है और चाय नाश्ता बनाती है। चूल्हे पर खाना बनाने की वजह से अंकिता को काफी खांसी भी होती है, लेकिन अंकिता को इन सब चीजों की आदत हो चुकी थी। ये सब देख ममता और राजेंद्र की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शादी से पहले हमारी बेटी ने कभी किचन में कदम भी नहीं रखा था और आज ये चूल्हे पर खाना बना रही है। हमें तो लगता था कि मायके में मिले ऐशो आराम की वजह से तुम कभी अपने ससुराल में रह नहीं पाओगी और हमारे पास वापस लौट आओगी, लेकिन बेटा हम तो गलत निकले। माँ पापा, मैंने आप लोगों से कहा था ना कि जहाँ प्यार हो वहाँ इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं पड़ती। मुझे मेरे ससुराल में बहुत प्यार मिला है। मेरी सास मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करती है, वही मेरी ननंद मुझे अपनी बहन की तरह मानती है और ये तो मेरा खुद से ज्यादा ध्यान रखते हैं। अब सच में हमारी बेटी बड़ी हो गई है। हमारी बेटी खुश है और उसे उसके ससुराल में इतना प्यार मिल रहा है, तो और हमें क्या चाहिए बेटा। बेटा, हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। अपने माता पिता का आशीर्वाद पाकर अंकिता बहुत खुश होती है। ऐसे ही अंकिता के 9 महीने पूरे हो जाते हैं, जिसके बाद अंकिता एक बहुत प्यारी बेटी को जन्म देती है। अपने ससुराल वालों की हालत देख अंकिता डिलीवरी के बाद जॉब करना शुरू कर देती है, जिससे अब अंकिता के घर के हालात धीरे धीरे सही होने लगते हैं। ठंड में फुटपाथ पर ब्राइडल लहंगा बनाने वाली गरीब सास बहू। माँ, आज नाश्ता मिलेगा या नहीं? तुम दोनों के अंदर थोड़ी बहुत भी सब्र नाम की चीज नहीं है ना? जानते हो ना कि अभी दोनों बहुएं प्रेग्नेंट हैं, फिर भी जब देखो हर चीज की जल्दबाजी मचाते रहते हो। हम जल्दबाजी नहीं मचा रहे हैं। आप तो जानती हो ना, अभी शादी का सीजन चल रहा है। कस्टमर दुकान खुलने से पहले ही लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। आ गया आप सबका नाश्ता। अक्षरा बहू तो अकेले ही आई है, ये कमोलिका बहू कहाँ पर है? वो तो आराम कर रही है माँ जी। एक तो ये कमोलिका बहू का मुझे कुछ समझ में नहीं आता। जब से प्रेग्नेंट हुई है तब से ही पूरा दिन कमरे में बैठे बैठे आराम करती रहती है। अरे तू भी तो प्रेग्नेंट है, लेकिन घर के सारे काम काज करती है, पिंकी को संभालती है और तो और इसके बेटे राजू को भी तू ही संभालती है। देवेंद्र और शुभ जल्दी से नाश्ता करते हैं और अपनी दुकान के लिए रवाना हो जाते हैं। देवेंद्र और शुभ इन दोनों भाइयों की ब्राइडल लहंगे की दुकान थी। दोनों भाई मिलकर दुकान संभालते हैं। अक्षरा बहू, कभी तो आराम कर लिया कर। दिन में तेरे पास क्या कम काम होते हैं जो तू ये रोज रोज सिलाई का काम लेकर बैठ जाती है?
माँ जी, आप तो जानती है ना कि मुझे सिलाई करना कितना पसंद है। शादी से पहले मैं पूरा दिन कुछ ना कुछ सिलती रहती थी। मैंने तो अपने हाथों से सिलकर ब्राइडल लहंगे भी बनाए हैं। अरे, मैं तो आपको दिखाना ही भूल गई। ये देखिए, मैंने अपने हाथों से मेरे और भाभी के होने वाले बच्चों के लिए ये कपड़े बनाए हैं। तूने तो बड़े ही प्यारे प्यारे कपड़े बनाए हैं। तू तो सच में बहुत अच्छे कपड़े सिलती है। चल, अब तू आराम कर। मैं तेरे लिए हल्दी का दूध बनाकर लाती हूँ। ये महारानी तो पहले से ही आराम ही कर रही होंगी। सरिता इतना बोल ही रही होती कि तभी दरवाजे पर खड़ी कोमोलिका अपनी सास की सारी बातें सुन लेती है। कहने को तो दोनों देवरानी जेठानी गर्भवती होती है, लेकिन अक्षरा इन सब के बावजूद भी अपनी रोजमर्रा के कामों को किया करती थी और वहीं कोमोलिका पूरा दिन आराम करती। ऐसे ही एक दिन शुभ, ये ले तेरे हिस्से के पैसे। और हाँ, कल सुबह थोड़ी और जल्दी निकलना है दुकान के लिए। ठीक है भैया। इतना कहकर शुभ चला जाता है। शुभ के जाते ही कोमोलिका गुस्से में देवेंद्र के पास आती है। आप भी ना कहने को बड़े हो, लेकिन दिमाग में ना भूसा भरा हुआ है। क्यों, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? देवेंद्र को पैसे देने की क्या जरूरत थी? कोमोलिका, उन पैसों पर शुभ का हक है। लेकिन इतने पैसे कौन देता है? अरे जरा ध्यान से सोचिए, कल को हमारा दूसरा बच्चा होगा, हम उसकी परवरिश कैसे करेंगे? और भूलो मत, ये दुकान आपने और पिताजी ने मिलकर शुरू की थी। इस दुकान पर और इस घर पर सिर्फ आपका अधिकार है, ना कि आपके छोटे भाई का। कल को क्या भरोसा आपका भाई आपको धोखा देकर हमें इस घर से निकाल दे तो? कहाँ जाएंगे अपने बच्चों के साथ? ये कलयुग है, कलयुग, सतयुग नहीं है। यहाँ पर राम और भरत जैसे भाई नहीं होते हैं। अपनी बातों में कोमोलिका देवेंद्र को फंसा लेती है, जिससे अब देवेंद्र के मन में भी लालच पैदा होने लग जाता है और वो धोखे से घर और प्रॉपर्टी के पेपर पर अपनी माँ के साइन करवा लेता है, जिससे अब सब कुछ देवेंद्र और कोमोलिका के नाम हो जाता है। जिसके बाद अब कोमोलिका अपने ससुराल वालों को अपना असली रूप दिखाती है। ढंग से पोछा लगाओ। ये कैसा पोछा लगा रही हो? क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ढंग से काम करना भी नहीं सिखाया है? कोमोलिका, ये तू किस तरह से बात कर रही है अक्षरा बहू से? आप तो चुप ही रहिए, जब देखो मुफ्त की रोटी तोड़ती रहती हो। ये नहीं कि घर के किसी काम को हाथ लगा लो। कोमोलिका बहू, आवाज नीचे करके बात कीजिए। चिल्लाना मुझे भी आता है। भूलिए मत, अब ये घर मेरा है। इस घर की मालकिन मैं हूं, ना कि आप। आपने जो पेपर पर साइन किए थे वो कोई काम के पेपर नहीं थे, बल्कि प्रॉपर्टी और दुकान के पेपर थे। इसलिए अब दुकान और प्रॉपर्टी हमारे नाम हो चुकी है। कमोलिका की बातें सुन सरिता को यकीन ही नहीं होता। घर और दुकान अपने नाम होने की वजह से कोमोलिका, सरिता, अक्षरा और शुभ के साथ हमेशा बुरा बर्ताव करती है, जिससे परेशान होकर अब वो सभी लोग अपना सामान पैक करते हैं और घर छोड़कर चले जाते हैं। अब हम लोग कहाँ रहेंगे? इस ठंड के मौसम में तो हमारे पास रहने को कोई दूसरा ठिकाना भी नहीं है। ऊपर से मेरे माता पिता का घर भी यहाँ से बहुत दूर है। वहां तक पहुंचने के लिए ना ही तो हमारे पास पैसे हैं और ना ही वो लोग हमें अपने साथ रखने में सक्षम हैं। बड़ी मुश्किलों से कर्ज लेकर उन्होंने मेरी यहाँ शादी की थी। बहू, तू फिक्र मत कर, भगवान सब ठीक करेगा। अक्षरा, वो देखो, वहां पर लगता है कुछ लोग तिरपाल डालकर सड़क किनारे रह रहे हैं। हम लोग भी फिलहाल वहीं रहते हैं। धीरे धीरे कहीं और रहने का इंतजाम कर लेंगे। शुभ, अक्षरा, सरिता और पिंकी सड़क किनारे तिरपाल लगाकर उसी में ही रहने लगते हैं और ऐसे ही 2 हफ्ते बीत जाते हैं। कड़ाके की सर्दी में सड़क किनारे तिरपाल में रहना पूरे परिवार के लिए बड़ा ही मुश्किल था। ऐसे ही एक दिन, बहू, तू कब से वहां क्या देख रही है? माँ जी, वो लड़की जो अभी गाड़ी से उतरकर उस शादी हॉल में गई है, उसका लहंगा कितना प्यारा लग रहा है ना? हाँ बहू। अरे माँ जी, ये चीज मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई? मैं शादी से पहले ब्राइडल लहंगा बनाया करती थी और घर छोड़ने के समय मैं अपनी सिलाई मशीन भी तो अपने साथ ही ले आई थी। क्यों ना मैं ब्राइडल लहंगा बनाना शुरू करूं? और ये तो लहंगे को बेचे, इनके तो काफी कांटेक्ट भी हैं। अरे वाह बहू, तेरी तरकीब तो बहुत बढ़िया है। लेकिन माँ जी, इसके लिए तो हमें काफी पैसों की जरूरत पड़ेगी और हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। तो फिक्र मत कर बहू, घर छोड़ने के समय मैंने अपनी अलमारी से कुछ पैसे ले लिए थे। सोचा था ऐसी हालत में तेरी डिलीवरी के समय काम आएंगे, लेकिन अब ये पैसे हम अपने इस नए काम में लगाएंगे। उन पैसों की मदद से अक्षरा मार्केट में कई तरह के कपड़े लेकर आती है और उन्हें अपनी सिलाई मशीन में सिलकर ब्राइडल लहंगा बना देती है। वहीं शुभ उन ब्राइडल लहंगे को ले जाकर बेचने का काम करता है। शुभ,
मैं तुम्हारे साथ इतने सालों से लहंगा की डीलिंग कर रहा हूँ, लेकिन आज तक मैंने इतने अच्छे लहंगे नहीं देखे। रंजीत जी, ये लहंगे मेरी पत्नी ने बनाए हैं। ये लहंगे तुम्हारी पत्नी ने बनाए हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम्हारी पत्नी इतने अच्छे लहंगे बनाती है। अगर ये लहंगे हम किसी बड़े शोरूम में बेचेंगे तो कम से कम एक लहंगे की कीमत 1 से 2 लाख रुपए के बीच में होगी। मैं तो कह रहा हूँ कि तुम और तुम्हारी पत्नी मिलकर मेरे साथ मेरे शोरूम में लहंगे बनाने का काम करो, इससे तुम्हें बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। क्यों नहीं रंजीत जी, हम जरूर आपके साथ काम करना चाहेंगे। जिसके बाद अब शुभ और अक्षरा दोनों मिलकर रंजीत के शोरूम में काम करते हैं। जहां अक्षरा ब्राइडल लहंगे बनाती, वहीं शुभ उन्हें बेचता, जिससे धीरे धीरे उनकी तरक्की होने लगती है। और इन्हीं बीच अक्षरा की डिलीवरी का भी समय आ जाता है, जहां वो बहुत प्यारे से बेटे को जन्म देती है। किसी की नजर ना लगे मेरे पोते को। समय गुजरता है और 2 साल कब बीत जाते हैं ये पता ही नहीं चलता। जहां एक तरफ अक्षरा अपनी सास और बच्चों के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजारती है और फेमस ब्राइडल लहंगे की डिजाइनर बन जाती है, वहीं दूसरी तरफ ये जो हुआ है सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारे बहकावे में आकर मैंने अपने माँ, छोटे भाई और उसकी पत्नी के साथ बहुत गलत किया। जब तक शुभ मेरे साथ था तो दुकान इतने अच्छे से चल रही थी, उसके जाते ही सब कुछ तहस नहस हो गया। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। लेकिन आप देखना, हम अक्षरा के पास जा रहे हैं ना, वो लोग हमें जरूर माफ कर देंगे और सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। दोनों पति पत्नी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन ये एहसास उन्हें बहुत देर से होता है। आप लोगों को अपनी गलती का एहसास तो हो गया, लेकिन बहुत देरी से हुआ है। हर गलती की माफी नहीं होती है भैया भाभी। ये तो आपको तब सोचना चाहिए था जब आपने धोखे से सब कुछ अपने नाम किया था और सर्दी के मौसम में हमें आपकी वजह से घर से बेदखल होना पड़ा था। चली जाइए आप यहाँ से। शुभ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हर गलती की माफी नहीं होती। इतना कहकर अक्षरा, शुभ, देवेंद्र और कोमोलिका के मुंह पर दरवाजा बंद कर देते हैं, जिसके बाद दोनों अपने बच्चों के साथ बेसहारा हो जाते हैं। वहीं शुभ और अक्षरा अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहते हैं। कोमोलिका और देवेंद्र को ये सीख मिल जाती है कि जैसा आप करोगे वैसा ही भरोगे। हमेशा आपको आपकी गलती की माफी मिले ये जरूरी नहीं।